वैल्यूज़ की शुरुआत करते हैं। इन वैल्यूज़ को हम थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। एक तो रिवीजन बैच है ये, ठीक है, और एंड आई एम प्रेज्यूमिंग कि आप ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़ चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। इससे बस एक चीज़ है, अगर आपको डेफिनेशंस हैं आप उस पर थोड़ा फोकस कर सकते हैं, कोई एग्जाम्पल आपको अच्छा लगे, या फिर मैंने यहाँ पे डिफरेंट आस्पेक्ट हाईलाइट किए हैं। जो भी एक वैल्यू है उसके नीचे उसके आस्पेक्ट हाईलाइटेड हैं कि अगर ये वैल्यू होती है तो उसके और क्या फर्दर डिफरेंट डायमेंशंस हैं। सो दिस यू कैन पिक, कोई एग्जांपल अगर आपको अच्छा लगता है तो, या फिर जब भी आप कोई केस स्टडी अटेम्प्ट करेंगे या आंसर लिखेंगे तो जनरली क्या होता है, रिपीटेड मोड में हमारे वही 4-5 पॉइंट आते हैं, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, एम्पैथी, कंपैशन, यही हम लिखते जाते हैं। क्यों ना हम इंटीग्रिटी को भी फर्दर डिवाइड कर दें कि भाई इस एक्शन को लेने से हमारी इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी को हम प्रमोट कर रहे हैं या फिर उसे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। मोरल इंटीग्रिटी हो गया, प्रोफेशनल हो गया, पर्सनल हो गया। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू सब कैटेगराइजेशन और अपने आंसर को थोड़ा एज दे सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। पहला है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होता है? इंटीग्रिटी मीन्स बीइंग इंटीग्रल, इंटीग्रेटेड है, होल है, अनडिवाइडेड है, नॉन नेगोशिएबल एक वैल्यू है हमारी, एब्सोल्यूट होता है। दिस इज द ओनली वैल्यू जो कि एब्सोल्यूटिज्म की बात करती है। बाकी सारे वैल्यूज में आपको कुछ कुछ एक्सेप्शन मिल जाएंगे, बट इंटीग्रिटी या तो है या नहीं है। क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। और वी कैन ऑल्सो से एब्सोल्यूट अपराइटनेस, दिस इज ऑल्सो कैन बी सेड अबाउट द इंटीग्रिटी। ये इसके एस्पेक्ट हमने डिस्कस कर लिए, नॉन नेगोशिएबल, एब्सोल्यूट, होल एंड अनडिवाइडेड। और एग्जाम्पल है लाल बहादुर शास्त्री जी का। एक बार ये कहीं बाहर गए हुए थे तो इनकी एब्सेंस में इनके बेटे गाड़ी को पर्सनल यूज़ के लिए ले गए, इनकी जो ऑफिशियल कार थी उसको। सो व्हेन ही केम बैक और उनको ये पता चली ये बात, तो उन्होंने अपने पर्सनल असिस्टेंट्स को बुलाया। इसको आप लिखिए कि ये प्राइवेट यूज़ के लिए गई थी, इतने टाइम के लिए, इतने किलोमीटर्स के लिए, और जो पैसे बनते थे ही पेड दैट अमाउंट। सो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। आप पर्सनल लाइफ का एग्जांपल अपना कोई ऐड कर लीजिएगा, सारे जितने भी वैल्यूज़ में हैं। अब मैं पर्सनल लाइफ का एग्जांपल नहीं लिख रही हूँ, दैट शुड बी पर्सनल, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी होते हैं। इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी इज द फर्स्ट। इंटेलेक्चुअल से मतलब है टू बी थरो, टू लर्न द ट्रुथ। देखो, एक अटेंशन टू डिटेल, एक और वैल्यू होती है जिस सिविल सर्वेंट्स के बारे में जो हम बात करते हैं कि अटेंशन टू डिटेल उनके अंदर होनी चाहिए, कि छोटी छोटी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, छोटे छोटे जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, उनको भी नोट डाउन कर सकें। तो ये एक इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी का एस्पेक्ट होता है। अगर आप सच जान जाते हैं, आप उससे एकदम थॉरो हैं, आपके पास सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, तो आप रीज़न के बेस पर, एविडेंस के बेस पर ही अपने किसी डिसीजन को लेते हैं। सो दिस इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। मोरल इंटीग्रिटी इज लाइक इक्वल सिमिलर टू गोल्डन रूल, जिसमें हम कहते हैं कि डू टू अदर्स व्हाट यू एक्सपेक्ट। तो दूसरों के लिए सेम मोरल स्टैंडर्ड रखना जो आप अपने लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, दैट इज इंटीग्रिटी विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ योर प्रोफेशन। जैसे डॉक्टर्स की हिपोक्रेटिक ओथ होती है, या फिर कॉन्फिडेंशियलिटी इज द अनदर आस्पेक्ट, तो उसको अपहोल्ड करना नो मैटर वॉट। अगर कॉन्फिडेंशियलिटी है तो आप ये अपने पर्सनल रिलेशनशिप में भी इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। यू शुड अपहोल्ड द प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। एंड पर्सनल इंटीग्रिटी से मतलब होता है बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ। Moving forward, objectivity. This means ability to judge fairly without biasness or external influence, ठीक है। रीजन बेस्ड बात करेंगे, जो डिसीजन मेकिंग हमारी होगी, मेरिट बेस्ड होगी, रैशनैलिटी और लीगैलिटी होगी, कोई बायसनेस नहीं होगी, कोई प्रेजुडिसेस नहीं होंगे, कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होगा। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से मतलब है नेपोटिज्म नहीं होगा, फेवरेटिज्म नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी कभी केस स्टडी में ये दोनों एस्पेक्ट आपको दिखाएं तो दिस इज द वैल्यू यू नीड टू अपहोल्ड। एग्जाम्पल, अलॉटमेंट ऑफ टेंडर का एग्जाम्पल होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिविटी रखना बहुत ज़रूरी है। इश्यूज क्या आते हैं ऑब्जेक्टिविटी से रिलेटेड? एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी, फॉलोइंग द रूल एस्टेब्लिश बाय लॉ मे लीड टू गोल डिस्प्लेसमेंट। एक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है जिसके बिना आप किसी बेनिफिशरी को राशन नहीं दे सकते, बट एक जो बेनिफिशरी हैं उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर हम एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करते हैं, सो बेनिफिशरी को उसका जो ड्यू शेयर है राशन का वो नहीं मिलेगा। सो दिस इज लाइक वायलेटिंग द पर्पस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ऑब्जेक्टिव तो हो गए लेकिन पर्पस तो सॉल्व नहीं हुआ। लिमिट्स द फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड, अगेन सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन में कई बार हो सकता है मैं रूल्स के साथ थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़े, बट और अगर ऐसा करते हैं तो ऑब्जेक्टिविटी का वायलेशन हो जाएगा।
doesn't fit well in the complex situations such as conflicting interest, for example environment और development, life versus livelihood. ऐसे केसेस में क्या है, अगर आप ऑब्जेक्टिव होते हैं, आप सिर्फ नंबर्स की बात करते हैं, सिर्फ क्वांटिटी की बात करते हैं, तो पर्पस डिफीट हो सकता है पब्लिक सर्विस का. इट मे कॉज डिलेज इन डिसीजन मेकिंग. इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर ये सारी प्रॉब्लम हमें आती है, ये सारे इश्यूज आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? व्हाट वी शुड डू? एनलाइटेंड ऑब्जेक्टिविटी या फिर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव. दैट मीन्स जो हमारे डिसीजन है दैट शुड बी ड्रिवन बाय पर्पस. उसका पर्पस क्या है डिसीजन का, वो अपहोल्ड होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी जो है एक एक्शनेबल वैल्यू है फॉर द कोर वैल्यू. और कोर वैल्यू क्या है? वेलफेयर ऑफ द पीपल. जो डिस्क्रिशन है उसका जुडिशियस यूज़ कीजिए. अगर आपके पास डिस्क्रिशन है कि आपको किसी को बिना डॉक्यूमेंट्स के भी अलाउ कर सकते हैं, तो यूज़ दैट बेस्ट पॉसिबल डिसीजन तक पहुंचने के लिए, पर्पस को सर्व करने के लिए. कॉम्प्लीमेंटेड विद अदर वैल्यू सच एज अकाउंटेबिलिटी. मैं ऑब्जेक्टिव नहीं हूँ, मैंने बिना डॉक्यूमेंट के राशन अलाउ कर दिया, बट आई एम स्टिल अकाउंटेबल. आई एम स्टिल अपहोल्डिंग द इंटीग्रिटी. आई एम स्टिल अपहोल्डिंग द प्रोबिटी. ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका डिसीजन ऑल दो ऑब्जेक्टिव नहीं है, थोड़ा सा डायल्यूटेड है, फिर भी जस्टिफाई हो जाएगा बिकॉज ऑफ दीज वैल्यूज. ऑलराइट, सो कमिंग फॉरवर्ड, इम्पार्शलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप. इम्पार्शलिटी मतलब क्या होता है? पार्शियल ना होना, सिंपल सी बात है. दैट मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल राइवल्स और डिस्प्यूटेंट्स. जितने भी डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना. कोई बायसनेस, कोई प्रेजुडिस नहीं रखना. इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस. होल्डिंग दैट डिसीजन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन एनी प्रेजुडिस और बायसनेस. ठीक है, जस्टिस तभी हो सकता है जब हम सबको इक्वालिटी देंगे. एक जॉन रॉल का कॉन्सेप्ट है वेल ऑफ इग्नोरेंस. एक बार पहले यूपीएससी में पूछा जा चुका है, तो वो कुछ और नहीं है, वो बस ये इम्पार्शलिटी की ही बात करता है. ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा. इसके क्या क्या एस्पेक्ट है? न्यूट्रलिटी होती है, नॉट ड्रिवन बाय एनी अटैचमेंट, और इंक्लूसिव अप्रोच आपको रखनी चाहिए. नॉन पार्टीशनशिप का मतलब क्या होता है? प्रोवाइडिंग नो अनड्यू सपोर्ट और फेवर टू एनी पार्टी. और पार्टी से हाँ मतलब सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप अगर हो तो उनकी भी हम यहाँ पे बात करेंगे. इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप से मतलब है, मान लीजिए आप आईएएस ऑफिसर हैं, आप कहीं पे डीएम पोस्टेड हैं, और वहाँ पे जो है आपका जो प्रोफेशन है वो डॉक्टर है या इंजीनियर है, और वहाँ पे एक डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन है, दे आर गोइंग फॉर प्रोटेस्ट और समथिंग, या उनकी कुछ डिमांड है. तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि आप भी डॉक्टर हैं तो आप उनके इन्फ्लुएंस में आ जाएं, या फिर कोई आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे क्रिएट हो जाए. यू हैव टू मेंटेन अ प्रिंसिपल डिस्टेंस फ्रॉम एनी सच इन्फ्लुएंस. ये आपका पार्टीशनशिप, नॉन पार्टीशनशिप का मतलब होगा. सो अच्छा, ये एग्जाम्पल नहीं है, दिस इज आस्पेक्ट्स. गिविंग फ्री एंड फ्रैंक एडवाइस होनी चाहिए उसमें. डेडिकेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट टू एनी पार्टी. ओके, प्रिंसिपल डिस्टेंस फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंस. दीज आर द आस्पेक्ट्स ऑफ नॉन पार्टीशनशिप. अच्छा, द वैल्यू इज बेस्ड ऑन पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटॉमी. ये एक पबेड का कॉन्सेप्ट है. उसमें क्या है, जो पॉलिटिक्स है वो और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑल्दो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स अंडर द पॉलिटिकल मास्टर, स्टिल द टू आर डिफरेंट. तो उसका ही ये एक एस्पेक्ट है कि इट्स वेरी नेसेसरी टू अपहोल्ड दिस वैल्यू. क्या कोई एक्सेप्शन हो सकते हैं इम्पार्शलिटी और नॉन पार्टीशनशिप के? बिल्कुल हो सकते हैं. पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जैसे अभी हमने पीछे यहाँ पे पढ़ा था ऑब्जेक्टिविटी में कि जो एक्सेप्शन है वो बिकॉज ऑफ पर्पस है. सेम विल गो हियर कि पर्पस क्या है उस एक्सेप्शन का बेसिस क्या है. पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, इसका पर्पस क्या है? जस्टिस. सबमिशन टू पॉलिटिकल मास्टर, अगर कोई पॉलिसी है जो कि रीजन है, थारो है, कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट को मैच करती है, तो उसको अगर आप इन स्पिरिट फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से आप अलायंस रख रहे हैं. नॉट, यू आर अलाइन टू दी दैट पर्टिकुलर पॉलिसी विच इज एक्चुअली मीटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस. नेक्स्ट वैल्यू इज डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. रीजन बीइंग, प्राइवेट सेक्टर में जब भी नौकरी करते हैं उसे जॉब कहा जाता है, बट नॉट द केस फॉर वर्किंग इन पब्लिक सर्विसेज. जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें हम पब्लिक सर्विस की बात करते हैं. तो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो सुप्रीम होता है, सर्विंग द पीपल एंड देयर इंटरेस्ट. इसलिए डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस इज अ वेरी वेरी असेंशियल वैल्यू टू द पब्लिक सर्विस. इसका मतलब क्या है? इट इन्वॉल्व्स इंटीग्रेटिंग योरसेल्फ विद द आइडिया ऑफ पब्लिक गुड एंड रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. इससे का मतलब है डेडिकेशन.
इसके एस्पेक्ट वॉलंटरी कमिटमेंट होता है, ऑर्गेनिक डिज़ायर होती है टू वर्क, एबिलिटी टू कंटिन्यू इवन व्हेन नो एक्सटर्नल मोटिवेशन, कोई आपको शाबाशी नहीं दे रहा है फिर भी आप अपनी पूरी श्रद्धा, पूरी शक्ति, पूरी रिसोर्सेज के साथ उस काम को करने में लगे हुए हैं। अपहोल्डिंग सुप्रीमेसी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ एफर्ट्स रिक्वायर्ड, कितना टाइम लग रहा है, 24/7 आप सर्विस में हैं, जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट है यू आर देयर टू वर्क। सेंस ऑफ ड्यूटी बिकम्स एन एंड इन इटसेल्फ, की पॉइंट। बट यहाँ पे जो सेंस ऑफ ड्यूटी है वही एंड बन जाता है कि काम मतलब काम, वर्क इज़ वर्शिप, ठीक है। एग्जाम्पल इसके फ्रीडम फाइटर्स के एग्जाम्पल हैं हमारे पास बहुत सारे। अभी करंट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मेट्रो मैन ई श्रीधरन इज़ वन सच गुड एग्जाम्पल, जो आप डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस हाईलाइट कर सकते हैं। ई श्रीधरन जी इज़ द पर्सन हु एक्चुअली चेंज द फेस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। तो नीड क्या है, वाई डू वी नीड अमंग सिविल सर्वेंट्स, या इनकी भी जॉब है, इन्हें भी पॉलिसी दे देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे। सो ये डेडिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है? सबसे पहले डेवलपिंग कंट्री है, स्कार्स रिसोर्सेज हैं, कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस हैं, कम से हमें ज़्यादा काम करना है तो उसके लिए डेडिकेशन चाहिए होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एनर्जी सिक्योरिटी अचीव करनी है तो रिन्यूएबल वर्सेस कन्वेंशनल एनर्जी कैसे की जाएंगी, ठीक है। चेंजिंग एस्पिरेशन एंड एम्बिशन ऑफ सोसाइटी, इट नीड्स बेयर फ्रूट ब्यूरोक्रेसी, अब सिर्फ एसी के कमरों में बैठ के काम नहीं चलेगा, यू हैव टू बी ऑन द फील्ड। इट रिक्वायर डेडिकेशन, जो टू रियलाइज डेमोक्रेटिक आइडल्स। कंटेम्प्रेरी सिचुएशन की डिमांड है, कैसे, क्योंकि सोशो इकोनॉमिक कल्चरल चेंजेस बहुत सारे आ गए हैं, तो उसमें सच डेडिकेशन इज़ रिक्वायर्ड। एक यूपी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें पब्लिक ऑफिसेज के बाहर एक नंबर डिस्प्ले होता है और वहाँ पे जो भी इंचार्ज होते हैं, एक डेडिकेटेड ऑफिसर अलॉट किया गया है हु इज़ अवेलेबल 24/7। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, यू कैन जस्ट डायल दिस नंबर एट एनी टाइम। तो ऐसे किसी काम को करने के लिए डेडिकेशन के बिना आप शायद ही कर पाएँ, ठीक है, नहीं ही कर पाएंगे। सो डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस एसेंशियल वैल्यू, जब तक वो सेंस नहीं होगा आपके अंदर, सेंस ऑफ ड्यूटी नहीं होगा, इट वुड बी वेरी चैलेंजिंग टू वर्क। डीलिंग विद एक्सेप्शनल सिचुएशन, जो कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट के लिए नॉर्मल सी बात हो जाती है आफ्टर अ वाइल, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट या राइट्स, यू नीड टू हैव अ डेडिकेशन। सवाल आ जाता है कि पॉलिटिशियन भी तो एक पब्लिक सर्विस ही है, पॉलिटिक्स में होना भी, तो उस केस में अगर ये सवाल आता है कि इनको डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस क्यों चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है पहले तो हमारी, फिर उनका रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है, वो जनता के द्वारा ही चुने गए हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, इसलिए जनता के प्रति उनका उत्तरदायित्व बनता है, तो उन्हें डेडिकेशन उनके अंदर होनी चाहिए। जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, दे शेप द एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू सिस्टम, वो डेडिकेशन दिखाएंगे तभी एडमिनिस्ट्रेशन में और बेहतर डेडिकेशन आएगा। कमिटेड गवर्नेंस के लिए, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी, उनका अपना फ़ायदा भी है, अगर वो उनके अंदर वो डेडिकेशन दिखाई देगी जनता को, तो जनता बार बार उन्हें वोट देगी और चाहेगी कि उन्हीं की सरकार आए, वही उनके मंत्री बने रहें, उनके रिप्रेजेंटेटिव बने रहें। तो अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए भी नेसेसरी कि उनके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, एम्पैथी इज द नेक्स्ट वैल्यू। एम्पैथी का मतलब होता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स, अंडरस्टैंड करना है और शेयर करना है। शेयर से मतलब यू ऑल्सो फील, गेटिंग इन टू द शू ऑफ अदर पर्सन इवन व्हेन दीज आर नॉट मेड एक्सप्लिसिट। उसने आके आपको बोला नहीं है कि वो तकलीफ में, बट आपने उनकी सिचुएशन को देख के, उनके सिनेरियो को देख के यू हैव रियलाइज्ड इट। एग्जाम्पल, रिकॉग्नाइज द डिफिकल्टी बीइंग फेस्ड बाय अ दिव्यांग से वाइल एंटरिंग अ बिल्डिंग। आप देख रहे हैं, आपको पता लगा है वो कितनी मुश्किल होती है, वो 2 ही स्टेयर्स हैं, बट फिर भी उनको व्हील चेयर से चढ़ने में उस पर दिक्कत हो रही है। तो अब बट अगर आपने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया उनकी डिफ़िकल्टी को, तो वो एम्पैथी है। अगर आप रैंप की बात करते हैं, वहाँ बनवा देते हैं, तो वो एक कंपैशन का एस्पेक्ट हो जाएगा, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके क्या एस्पेक्ट होते हैं एम्पैथी के? एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, ओपन टू डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन होना चाहिए, डिग्निटी फॉर ऑल की बात करनी चाहिए, ठीक है। और एक्टिव लिसनिंग में आता है ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द नॉन वर्बल जेस्चर्स। ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान आपको खुल के बताए, कोई इंसान बात करते करते उनके फेस के जो एक्सप्रेशन है वो उसकी इंटेंसिटी को बताते हैं कि वो कितना तकलीफ में है। और एक रिपीटेड क्वेश्चन है, एम्पैथी वर्सेस सिंपैथी और एम्पैथी वर्सेस कंपैशन। एमबीएस का एग्जांपल ये वाला निमोनिक यूज़ करके आप कर सकते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा मैंने चार्ट बना दिया है, ये एक डायग्राम है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं।
सबसे पहले एपैथी आता है, आई डोंट केयर, ये सबसे नीचे वाली कैटेगरी में है। देन कम्स पिटी, आई एक्नॉलेज योर सफरिंग, हाँ समझ गए कि दुखी हैं, ठीक है। सिंपैथी, आई केयर अबाउट योर सफरिंग। एम्पैथी, फील किया आपने उसको। आई, यहाँ पे आपने खुद ऑब्जर्व किया है। कंपैशन में, आई वॉन्ट टू रिलीव योर सफरिंग, आप उसके लिए काम करेंगे, एक्टिवली परस्यू करेंगे कि उनकी सफरिंग को कैसे कम किया जाए। आपकी एंगेजमेंट यहाँ बढ़ती जा रही है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सो एज वन मूव्स फ्रॉम पिटी टू कंपैशन, द इंटेंसिटी ऑफ इमोशन विल इंक्रीज, ऑल्सो इंक्रीज इन डिजायर टू रिस्पॉन्ड एक्टिवली। ये कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, डायरेक्टली तो नहीं पूछे जाते हैं, सो यहाँ पे नोट भी लिखा है मैंने, मे नॉट बी आस्क्ड इन द पेपर डायरेक्टली बट दीज कॉन्सेप्ट कैन बी यूज्ड टू सब्सटेंशिएट द आर्ग्यूमेंट्स। होता है एपैथी, एपैथी स्टेट ऑफ इंडिफरेंस, आई डोंट केयर, ठीक है, या लैक ऑफ इमोशन हो सकता है। इट कुड बी इमोशनल, कोई फीलिंग ही नहीं है, एक कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी एक पॉसिबिलिटी है इसकी, कुछ नार्सिस्टिक बिहेवियर जो होता है उसमें इस चीज़ को देखा जाता है। दे नो हाउ टू यूज मिस यूज द इमोशंस बट दे डू नॉट नो हाउ टू रिलेट विद द अदर पीपल्स इमोशन। दूसरा बिहेवियरल एपैथी होता है, लैक सेल्फ इनिशिएटेड बिहेवियर, पैसिव एम्पैथी से बोल सकते हैं, बायस्टैंडर इफेक्ट। आपने देखा होगा, एक्सीडेंट हुआ, भीड़ इकट्ठी हो गई बट नो बडी कम्स फॉरवर्ड टू हेल्प, तो वो एक बिहेवियरल एपैथी का एस्पेक्ट है, बायस्टैंडर इफेक्ट जिसे बोला जाता है। एम्पैथी के और एस्पेक्ट कौन से हैं, इफेक्टिव है, कॉग्निटिव है, सोमैटिक है। अफेक्टिव मतलब एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर फीलिंग्स एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। ये जो आर्ट ऑफ परसुएशन हम करते हैं ना, कि अगर भीड़ इकट्ठी हो गई, प्रोटेस्ट हो रहा है, उसे कैसे डिस्पर्स करोगे या कैसे लोगों को कन्विंस करोगे किसी चीज़ के लिए, वहाँ पे अफेक्टिव एम्पैथी काम आती है, ठीक है। दिस इज बाय बीइंग सेंसिटिव टू द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ सफरिंग ऑफ अदर्स, सफरिंग और यू कैन से द चैलेंजेस दे फेस, उनके जो प्रॉब्लम है। मान लीजिए अगर आप कल को सोसाइटी में जाके मेंस्ट्रुएशन की बात करते हैं तो यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव कि उनके अपने जेन्युइन इश्यूज हैं, उनका जो वो स्टिग्मा टेस्ट है या जो इनहिबिशन है उनकी, वो ओवरनाइट चेंज नहीं हो जाएगी, इट विल टेक टाइम, सो यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। दूसरा आता है कॉग्निटिव एम्पैथी, ऑल्सो नोन एज एम्पैथी एक्यूरेसी। इसमें ना सिर्फ आप लोगों की फीलिंग को समझते हैं बट उसके पीछे के कॉजेज को भी आप समझते हैं। इस जैसे कि हम कई बार बात करते हैं, कुछ थिंकर्स देखते हैं, आपने देखा कि नक्सलाइट्स को वो बोलते हैं इट इज़ नॉट ओनली अ प्रॉब्लम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, वो कहीं ना कहीं एक इनिशियल लेवल पे इंजस्टिस था जिसका मिसयूज किया गया, पॉलिटिसाइजेशन किया गया, उसको अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए यूज किया गया, उसका एक नतीजा है नक्सलाइज। तो जो कुछ लोग हैं जिनको बहला के फुसला के वो नक्सलिज्म में कन्वर्ट करा दिया जाता है, उन्हें इंडल्ज करा दिया जाता है, तो उसमें होता है एम्पैथिक एक्यूरेसी। यही कारण भी है कि जब हम सरेंडर की बात करते हैं कि सरेंडर करा के उन्हें रिफॉर्म करा दिया जाएगा, सो ऐसी जगह पे हमें कॉग्निटिव एम्पैथी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो हैविंग बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फीलिंग ऑफ अदर्स, या कई बार कोई गरीब है, उसकी मजबूरी है, दवाई नहीं है उनके पास, पैसे भी नहीं है, तो उन्होंने दवाई चोरी कर ली, इसमें कॉग्निटिव एम्पैथी का काम आएगा। चोरी फिर भी चोरी ही है बट आप उनके साथ एम्पैथाइज करोगे और यहाँ कॉग्निटिव एम्पैथी होगी, ठीक है। उसके बाद है सोमैटिक एम्पैथी, फिजिकल रिएक्शन इन रिस्पॉन्स टू वॉट समवन एल्स इज एक्सपीरियंस। और बच्चों में बहुत ही अक्सर ऑब्जर्व होता है कि एक बच्चा रोता है दूसरा भी रोना शुरू कर देता है। नेक्स्ट वैल्यू इज टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब क्या है, परमिसिव एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज हुज ओपिनियन और प्रैक्टिसेस डिफर फ्रॉम वंस ओन। देखो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, डू नॉट क्वेश्चन दिस परमिसिव टर्म। ये पहले पढ़ के मुझे भी अजीब लगा था स्टार्टिंग में, बट देन आई रियलाइज कि परमिसिव एटीट्यूड इसलिए क्योंकि आप कहीं ना कहीं खुद को एक एग्रीएबल पोजीशन में खड़ा करते हैं डिस्पाइट द डिसएग्रीमेंट्स, इसलिए परमिसिव एटीट्यूड इस टर्म का यूज़ किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस एंड एप्रिशिएशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड डिफरेंसेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वेजिटेरियन बीइंग रिस्पेक्ट द चॉइस ऑफ फूड ऑफ पीपल हु ईट नॉन वेज। नेक्स्ट इज कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है, कंपैशन मोटिवेट्स पीपल टू गो आउट ऑफ देयर वे to relieve the physical, mental or emotional pains of others and themselves. This is next level to empathy. ठीक है। In other words, person not only feel empathy, desire to help elevate the suffering of other person. कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग सामने आए थे, इंक्लूडिंग दी सोनू सूद, एग्जाम्पल ऑफ कंपैशन, ठीक है। एम्फेसिस इज ऑन एक्शन एंड वांटिंग टू हेल्प। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्स्ट में देखें तो DMN प्रशांत
केरला कैडर के हैं, इनका एक ऑपरेशन सुलेमानी है, उसने उन्होंने स्टार्ट किया था टू इंश्योर फूड विद डिग्निटी, जिसमें उन्होंने फूड कूपन्स का एक डेस्क, डेडिकेटेड डेस्क अलॉट कर दिया था। कोई भी वहाँ पे जिसको भी फूड चाहिए, जिसको मील की रिक्वायरमेंट है, यू आर फीलिंग हंगर, गो देयर, अपना कूपन ले लीजिए और किसी भी रेस्टोरेंट में जाके वो कूपन दीजिए, यू विल गेट कंप्लीट मील। आप अपनी पूरी थाली लेंगे, खा के आ जाएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन, नो बडी इज गोइंग टू जज यू। तो फूड विद डिग्निटी, प्रिवेंटिंग फूड वेस्टेज, इससे जो होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जो एक्स्ट्रा खाना बच जाता है, जो फिकता है, जैसे भी होता है, वो उसकी वेस्टेज भी काफ़ी कम हो गई। ठीक है, कंपैशन सिविल सर्वेंट्स में क्यों रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बट अगेन जस्ट टू गिव द वैरायटी टू योर आंसर। नेशनल ईथोस, गांधी का तलिस्मान, जो पॉलिसी हम पढ़ते हैं कि जो लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द लाइन, उसकी अगर आप हेल्प कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, कंपैशन का एस्पेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, पार्ट ऑफ डीपीएसपी। डेमोक्रेटिक स्पिरिट, प्रियम्बल, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी। जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। तो अगर सिविल सर्वेंट्स कॉम्पैशनेट होंगे तो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट कॉम्पैशनेट है, गवर्नमेंट इज देयर फॉर पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हाई एक्सपेक्टेशंस इन्वेस्टेड इन सिविल सर्वेंट, इनको आयरन फ्रेम ऑफ इंडिया कहा गया है। जो वीकर सेक्शन है, दे लैक अवेयरनेस और करेज टू वॉइस देयर कंसर्न। सो ऑल टुगेदर इट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन द सप्लाई साइड, कि वो ना भी कहें तो भी हमें उनके लिए काम करना है पब्लिक इंटरेस्ट में। ठीक है, कंपैशन से रिलेटेड दो टर्म्स हैं, एक है कंपैशन फटीग, जिसमें क्या होता है, डिक्रीज सेंसिटिविटी ड्यू टू ओवर एक्सपोजर। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, कोविड के टाइम पे देखा गया था, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डेथ को लेके डॉक्टर्स थोड़ा सा इंसेंसिटिव हो गए थे, और उसके बाद जब फैमिलीज को कन्वे करना होता था दैट योर पेशेंट इज नो मोर, तो वो जो इनसेंसिटिविटी थी वो झलक गई थी, और काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह के इश्यूज भी सामने आए थे, वायलेंस के इशू भी सामने आए थे। दोनों तरफ से सिचुएशन थोड़ी सी नॉन एक्सेप्टेबल है, बट वो एक कंपैशन फटीग का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा है कंपैशन फेड, जो होता है डिक्रीज इन एम्पैथी ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन नीड ऑफ एड। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा सबकी मदद करने लगता है तो एक टाइम आता है कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हेल्प करते जाते हैं और लोगों की उम्मीद भी उनसे बढ़ती जाती है और लोगों का दायरा भी बढ़ता जाता है। सो देयर कम्स अ टाइम जब वो कंपैशन फेड होने लगता है। सो दिस इज अनदर टर्म। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। इन केस आपको PDF चाहिए तो दैट इज़ अवेलेबल एट द टेलीग्राम चैनल डिकोडिंग एथिक्स। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और नेक्स्ट सेशन में हमारा टॉपिक्स होने वाला है सिविल सर्विस वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। टिल देन टेक केयर, स्टे काम, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद।